सभी हमारे विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यगण जो मंच पर विराजमान है और बड़ी संख्या में मैं सामने भी बैठा देख रहा हूं, और यहां उपस्थित बिहार की प्रबुद्ध जनता, देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज बिहार की चाणक्य की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। ऐसी धरती जो जागृत धरती है, उस धरती पर आने का मौका मिला है, और विशेष करके वैशाली आने का मौका मिला, जिस वैशाली में हमारे महावीर, भगवान महावीर का जन्म स्थान रहा, जैनों का पवित्र स्थान रहा, बुद्ध की कर्मस्थली भी रही। ऐसे पवित्र स्थान पर आने का मुझे मौका मिला है। मैं अपनी ओर से ऐसी पवित्र धरती को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें मुझसे आने के पहले और विजय जी ने मेरे सामने भी की है। मैं सबसे पहले तो बिहार की जनता को और यहां वैशाली में एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग इस ठंड में यहां एकत्र आए हैं, और मेरे 4 घंटे विलंब से पहुंचने के बावजूद भी आप डटे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि बिहार बदलाव चाहता है और नई उमंग के साथ खड़ा होना चाहता है। आपके इस ठंडक में, इस गर्मी के साथ, इस गर्मजोशी के साथ यहां उपस्थित होना इस बात का सूचक है, इस बात को इशारा करता है कि आप सब लोगों ने वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान का आह्वान करने का आपने संकल्प ले लिया, और इसीलिए ये जो आप सोच रहे हैं, इसको साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भी संकल्प के रूप में लिया है। और हम क्यों न लें, अगर हमारे पास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नेतृत्व की क्षमता रखने वाले, दुनिया में जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, ऐसे हमारे नेता हों जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो, और उनकी इच्छा बिहार को फिर से आगे बढ़ाने की हो, ऐसे में बिहार की जनता पीछे कैसे रह सकती है? वो भी आगे बढ़ करके उस काम को पूरा करेगी, ये मेरा विश्वास है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारा सौभाग्य है कि जब दुनिया विभिन्न संकटों से गुजर रही है, फिर चाहे वो कोरोना की मार हो, फिर चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, फिर चाहे वो सप्लाई चेन की मुसीबत हो, फिर चाहे वो महंगाई का विषय हो, जब सारी दुनिया जूझ रही है, तो मैं बड़े गौरव के साथ और फख्र के साथ ये कह सकता हूं कि इन विपरीत परिस्थिति में भी भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सब लोग यहां पर खड़े हैं, बैठे हैं, बड़े नजदीक हैं, किसी ने भी चेहरे पर मास्क नहीं पहना है। हालांकि हिदायत दी गई है कि मास्क पहनो, पर आप नजदीक खड़े हैं। यह इसलिए संभव हो पाया है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 135 करोड़ की जनता को 220 करोड़
टीकाकरण करके डबल डोज देकर के आपको सुरक्षा कवच पहनाया है। आज चीन की हालत देख लीजिए, टेलीविजन पर आपको आए दिन दिख रहा है। अमेरिका में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, यूरोप में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है। अभी भी वहां के देश टीकाकरण के विषय को लेकर के जूझ रहे हैं, लेकिन यह हमारा देश है। मोदी जी के नेतृत्व में आज 220 करोड़ डबल डोज और बूस्टर डोज लेकर के तैयार है कोरोना से दो हाथ करने की। अगर मैं बात करूं तो एक समय था, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं, इस देश में 25 साल लग गए टेटनस की दवा को आने में। इस देश में 28 साल लग गए ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में। इस देश में 30 साल लग गए। इस देश में 25 से 30 साल पल्स पोलियो के 2 बूंद को पहुंचने में लग गए। इस देश में 100 साल लग गए जापानी बुखार की दवा को पहुंचने में। 1906 में जापान में दवा बन गई थी और भारत में गोरखपुर में, जहां से हरीश द्विवेदी आते हैं, यह दवा 2006 में पहुंची, जब योगी जी वहां के सांसद हुआ करते थे। 100 साल, 100 इयर्स। लेकिन 2020 की जनवरी में कोरोना आया। 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और भारत सरकार की तरफ से साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया गया, कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत खड़ा हो गया। ये बात भी हमको याद रखनी चाहिए। और आज हम 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में वैक्सीन दे चुके हैं। 48 देशों को हम मुफ्त दे चुके हैं। 1.5 करोड़ डोज हम मुफ्त दे चुके हैं। ये भारत का एक आत्मनिर्भर का परिचय है, जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए विकास की अगर हम बात करें, देश को आत्मनिर्भर होने की बात करें, तो नए नए आयाम हम लोगों ने स्थापित किए। अभी ये यूक्रेन का युद्ध हुआ, कौन सा ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को वापस लाया हो? कौन सा ऐसा देश है? क्या अमेरिका लेकर के आया था? क्या ऑस्ट्रेलिया लेकर के आया? क्या हमारे पाकिस्तान के लोग लेकर के आए? क्या बांग्लादेश के लोग लेकर के आए? क्या श्रीलंका के लोग लेकर के आए? लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक समय में पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, यूक्रेन का युद्ध रुकवाया और 32,000 छात्र सुरक्षा के साथ वापस भारत पहुंचाया। ये भारत का बदल की तस्वीर। 32,000। और एक बात और सुन लीजिए कि हमारे देश का तिरंगा झंडा लेकर के दूसरे देश के विद्यार्थी भी, वो भी सुरक्षित भारत पहुंच गए। यह भी कमाल की बात है। अगर मैं बात करूं, आज 200 साल राज किया हमको ब्रिटेन ने, ब्रिटानिया ने हमको 200 साल राज किया। आज इस आर्थिक मंदी में भी भारत ने ब्रिटानिया को पछाड़ करके दुनिया की हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। दुनिया के हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। मैं आपको बताना चाहता हूं, 8 साल पहले 92%, यहां रविशंकर जी बैठे, हमारे पूर्व आईटी मंत्री हैं, जब ये मंत्री बने थे तो 92%, 92% मोबाइल दुनिया से भारत को आता था। 92%। आज 97% भारत मैन्युफैक्चर कर रहा है मोबाइल और दुनिया को दे रहा है। मैं ठीक बोल रहा हूं रविशंकर जी? 97% दुनिया को मोबाइल दे रहा है। सारी मैन्युफैक्चरिंग यहां हो रही है। स्टील में हम, इस्पात में हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए, दूसरे नंबर के। अगर हम बात करें केमिकल्स में, तो हमारा एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एक्सपोर्ट, हमारा निर्यात 7 गुना बढ़ गया है।
अगर हम बात करें दवाइयों की, तो दुनिया के प्रगतिशील देशों की फार्मेसी भारत बन गई है और दुनिया को सस्ती दवा देने का काम भारत ने पकड़ा है। ये आत्मनिर्भर भारत खड़ा हो गया और ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन हम यही नहीं रुके हैं। मैं यहाँ वैशाली में आया हूँ। बताइए आपको गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? बताइए बहने, आपको गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? मैं तो गांव से आता हूं। मैंने तो देखा है कैसे बहनें सुबह सुबह उठ करके लकड़ी इकट्ठा करती थी और लकड़ी इकट्ठा करके चूल्हा जलाती थी और आपके यहां गोईठा बनाया जाता था, उसको थापा जाता था। क्या बोलते? थापना ही बोलते, थापना ही ना। गोईठा थापा जाता था, धूप में सुखाया जाता था, उससे चूल्हा जलाया जाता था और तब जाकर के धुएं के बीच में एक कप चाय बना करके बहनें अपने पति देव को दिया करती थी। आजकल 11 करोड़ बहनें हैं, लाइटर से टक से गैस का चूल्हा जलाती हैं और 15 मिनट में चाय पिलाती हैं और 1 घंटे में भोजन खिला करके पति देव को विदा कर देती है, जाओ काम पर जाओ। ये महिला सशक्तिकरण हुआ। मैं बिहार में बचपन में न गुजरा, मैं आपके सामने वो तस्वीर कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं थी कि सुबह सूरज उगने के पहले और शाम को सूरज ढलने के पहले बाद हमारी बहनें गांव से निकल करके झुंड की झुंड अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए जाया करती थी? क्या ये तस्वीर नहीं देखी? जब मोदी जी ने कहा स्वच्छता अभियान, तो लाल किले पर जब ये बात कही तो उनका मजाक बनाया गया। कहा कि भारत का प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहा है, वो भी लाल किले से। वो इसलिए मजाक उड़ा रहे थे कांग्रेसी भाई क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी नहीं थी, उनको मालूम नहीं था। आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दे करके अगर भारत की महिलाओं को इज्जत दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 12 करोड़ बहनों को। मेरा बचपन पटना में गुजरा, मैं आसपास के गांव देखा है, मैं जानता हूं। मुझे मालूम है ढिबरी क्या है, मुझे मालूम है लालटेन क्या है, मुझे मालूम है रात कैसे गुजरती थी। ढिबरी जलावा हो, ढिबरी जलावा हो। आज 18,000 गांव थे बिना बिजली के, 18,000 गांव। आज मोदी जी ने 18,000 गांव को बिजली से युक्त कर दिया है और 2.5 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचा दी है। ये आप समझिए। बताइए आजादी आपको किसने दी? कैसी आजादी थी? आप बताइए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मिल रही है कि नहीं मिल रही है? 5 किलो गेहूं मिलता है कि नहीं मिलता है? 5 किलो चावल मिलता है कि नहीं मिलता है? आज भारत अति गरीबी में 1% से भी नीचे हो गया। जिसको गरीब भारत बोलते थे उसमें अति गरीबी 1% से नीचे आ गई। और ये इसलिए आई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने की व्यवस्था की। मुझे याद है मैं जब पहली बार एमएलए बना तो मेरे पास, और आप सब लोग जितने एमएलए बने हैं सबका आपने देखा होगा, इसका इलाज कराना है, इसका बाईपास होना है, इसको स्टंट लगना है, इसका किडनी का ऑपरेशन होना है, इसका गुर्दे का ऑपरेशन होना है, इसका लीवर का ऑपरेशन होना है, इसको 3 लाख लगेगा, इसको 2.5 लाख लगेगा। और मैं स्वास्थ्य मंत्री होता था और मैं कहता था देखो भैया मैं इतना तो नहीं दे पाऊंगा, कुछ तुम इंतजाम कर लो, मैं तुमको 1 लाख दे देता हूं। मन में पीड़ा रहती थी कि ये 1 लाख दिया है, इससे बचेगा कि नहीं बचेगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उसके पास अगर व्यवस्था और नहीं हुई तो ऑपरेशन नहीं होता। लेकिन मोदी जी आए, भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका दिया और कहा नड्डा कुछ बड़ा करना है और देश के गरीब लोगों की हमको स्वास्थ्य सुरक्षा देनी है।
आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने आयुष्मान भारत में 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग, और 50 करोड़ लोग का मतलब होता है सारी अमेरिका की जनसंख्या, सारी मेक्सिको की जनसंख्या, सारी कनाडा की जनसंख्या और आधी यूरोप की जनसंख्या जोड़ लो तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। इस बात को समझना चाहिए। और क्या किया, इन गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य का कवच दिया, 5 लाख रुपए, और हर साल दिया। अगर 2022 में आपका 5 लाख खर्च हो गया तो 2023 की जनवरी को मोदी जी फिर से आपके लिए 5 लाख रुपए लेकर के तैयार है कि अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो आपका इलाज होगा। क्या ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलिए, ये बदलता भारत है कि नहीं है? बदलता भारत है कि नहीं है? मैं यहां से आ रहा था, अभी मैं निकला। आप बताइए, ये जेपी सेतु कब बना? आप बताइए, ये नेशनल हाईवे पर काम कब चला? आप बताइए, ये फ्लाईओवर कब बन रहे हैं? आप बताइए, विकास के लिए आपके गंगा पर ही 5 बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? 5 बड़े ब्रिज। एक क्रांति आ रही है। मैं जब हेलीकॉप्टर से कई बार जाता हूं तो हर नदी पर देखता हूं कहीं ना कहीं कोई न कोई पौवा खड़ा हो रहा है, कोई न कोई ब्रिज बन रहा है। ये 3 किलोमीटर का है, ये 6 किलोमीटर का है, ये 7 किलोमीटर का है। आप तो 6 और 7 किलोमीटर गिनते हैं ना, मैं तो गिनता हूं कि पैसे कितने लगे तो पता लगता है ये 1,500 करोड़ का है, ये 2,500 करोड़ का है, ये 3,000 करोड़ का है, ये हजारों करोड़ की ब्रिज आज बन रहे हैं। ये बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल डालेंगे, इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। और मित्रों, मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूं, ये सब काम कब हुए? जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। 1,25,000 करोड़ का मोदी जी ने ऐलान किया था। 56,000 करोड़ के तो आपकी सड़कें बन रही हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं। 3,000 किलोमीटर की आपकी नेशनल हाईवे थी, आज 5,500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बन रही है। एक नए इंतजाम के साथ काम हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ऊपर से हम लक्ष्मी तो पूरी दे दें, लेकिन अगर नीचे जंगल राज हो तो लक्ष्मी का क्या करना? मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? अगर ऊपर से हम आपकी मदद भी कर दें और नीचे अगर जंगल राज हो तो क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार के साथ साथ विकास में गतिरोध होगा। मैं यहां बैठा हूं, अभी गोपाल ठाकुर जी मेरे को मिले थे। मैं जानना चाहता हूं, मैंने नीतीश जी से एक बार नहीं 4 और 5 बार बतौर स्वास्थ्य मंत्री कहा कि दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए जमीन दीजिए। बड़े मुश्किल से जमीन मिली है, लेकिन मैं हिमाचल से आता हूं, मैंने भी एक बिलासपुर में एम्स बनाया। कोरोना के दौरान भी 5 साल के अंदर एम्स का शिलान्यास भी किया और एम्स बनकर के तैयार भी हो गया। ये स्थिति हुई है, लेकिन बिहार में चीजें खिसकती नहीं है। फिर भी हमने कहा है 1,200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने, मोदी जी ने दरभंगा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए दे दिए हैं। बिहार सरकार ने 85 एकड़ जमीन हमको दे दी है। हमको 200 एकड़ चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होगी और उसको आगे बढ़ाना होगा हर दृष्टि से। आप बताइए, ये शाहनवाज हुसैन हमारे मंत्री थे, इन्होंने मखाना इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम किया कि नहीं किया? और जहां छोड़ा वहीं रुक गया, जहां छोड़ा वहीं रुक गया। आप बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मुझे नहीं मालूम कि नीतीश जी ने जो भी फैसला किया ये उनको मुबारक वो जाने हैं, लेकिन क्या सोच के किया? बिहार की जनता का क्या किया? भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहते थे। अब मैं नीतीश जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिन शब्दों के साथ आजकल उनका वो पर्यायवाची बन गए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया। उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश को का अपमान किया।
और उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया। बोला नीतीश जी धोखा देलन की ना, धोखा देलन की ना, आयकर जवाब दिए जाएगी ना, जवाब दिया जाएगी ना। आज जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में। कहा कि हम गणतंत्र के जननी के धरती पर खड़ा बा, हम भारत के गणतंत्र की जननी की धरती पर खड़े, इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। हम यहां पर सत्ता भोगने नहीं आए थे, हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए थे, हम बिहार की जनता की सेवा के लिए आए, हम बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए, हम बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए आए। क्या कारण था कि आपका पटना का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक बड़ी बुरी हालत में था, और क्या कारण था जब हमारी सरकार बन गई तो 5 साल के अंदर उसको हमने फिर से जागृत किया, और कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाला संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना बन गई। क्या कारण था? मंगल पांडे जी बताएंगे वो इंस्टीट्यूट, वो कौन सा इंस्टीट्यूट था? IGIMS। क्या कारण था? क्यों हुआ? उसको पैसे नहीं मिल रहे थे, आपने भारत सरकार में हम लोगों को बैठाया, मोदी जी का आशीर्वाद मिला, दूनी ताकत के साथ मैंने इनको पैसे देकर के उसको फिर से रिवाइव किया। क्या कारण था कि वही PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जहां मैं भी जन्म लिया हूं, वो वहीं का वहीं खड़ा था। और क्या कारण था कि आज वहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बनकर के तैयार है, और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने की भी तैयारी है। ये अंतर है। नित्यानंद जी के साथ हम बचपन में आया करते थे जब युवा मोर्चा में थे, पता नहीं चलता था कि खेत में चल रहे हैं कि सड़क में चल रहे हैं, सड़क है या खेत है मालूम ही नहीं चलता था। आज बोलते हैं कि आप गांधी सेतु से आओगे या जेपी सेतु से आओगे, ये फर्क आ चुका है। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा चुकी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। सारे विकास के आयाम यहां पर बिहार में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन हाँ, जब मैं बिहार के चुनाव में आया था तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है, आ चुका है। मैं आंकड़े आपको दूंगा। अगस्त महीने में कितने मर्डर हुए, एक ही महीने के अंदर कितने एक्सटॉर्शन हुए, एक ही महीने के अंदर कितने लोगों को बंधक बनाया गया, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम जिसको बोलते हैं ध्वस्त हो चुका, प्रशासन पर पकड़ खत्म हो गई। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। यही नहीं पता चल रहा है कि अब शासन कौन कर रहा है, किसका शासन है और कौन सा सुशासन है। बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गई, बिहार की व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टि से ठप हो गई हैं, और केंद्र सरकार की मदद के बावजूद भी बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि समय आ गया है जब बिहार को भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से आगे ले जाए। अब समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व करे और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनकर के बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करे। बताइए, आप लोग इसमें आगे बढ़ेंगे ना? आप लोग आगे बढ़ेंगे ना? करेंगे ना? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, बिहार की जनता कमल के निशान को आगे बढ़ाएंगी, बढ़ाएंगे। मित्रों, मैं इस क्षण में आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, काफी देर हो गई है। बहुत से मुद्दे मैं बोलना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि मैं फिर आऊंगा और आपके साथ और विस्तृत से बात करूंगा। लेकिन आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बिहार को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, इनकी तकलीफों को भी जानता हूं और बिहार के दमखम को भी जानता हूं। बिहार अगर कुछ फैसला कर लेता है तो उसको निर्णायक मोड़ तक पहुंचाता है।
और मैं चाहता हूं कि आप अब फैसला कर लीजिए, समय आ गया है। ये जितने रली मिली लोग हैं ना, रले मिले लोग, पता नहीं चलता कि कब मसर में दाल आए, चना आ गया और चना में मसर आ गया। इससे जरा सा छुट्टी पाइए और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को सरकार को आगे बढ़ाने का काम। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे। आपने इस सर्दी में भी मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।